नमस्कार, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। बीते 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया जिसमें उसने लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। इस केस में मुख्य इशू फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह को लेकर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह हल या प्लो है। हालांकि यह चुनाव चिन्ह उनको यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था कि यह चुनाव चिन्ह उनको यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए भी दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं लद्दाख की लोकल इलेक्शन बॉडीज को कई सारे रिप्रेजेंटेशंस दिए थे, लेकिन लद्दाख की लोकल इलेक्शन बॉडीज ने उनके कुछ रिप्रेजेंटेशंस को डिसाइड ही नहीं करा और मुख्य चुनाव आयोग का यह कहना पड़ा कि चूंकि यह लोकल बॉडी के चुनाव हैं, इसलिए चुनाव चिन्ह का प्रश्न लद्दाख की लोकल चुनाव कराने वाली संस्थाएं ही डिसाइड कर सकती हैं। इन सभी बातों से व्यथित होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर स्थित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। माननीय हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करा जिसमें उसने लद्दाख के लोकल इलेक्शन बॉडीज को हल या प्लो का चुनाव चिन्ह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स के लिए सुरक्षित रखने के लिए कहा। इस अंतरिम आदेश से व्यथित होकर लद्दाख की लोकल इलेक्शन बॉडीज सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उनका कहना पड़ा कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव वहां के लोकल इलेक्शन लॉज के अंतर्गत होते हैं और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने भी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं, उसमें से किसी ने भी हल के चुनाव चिन्ह पर क्लेम ही नहीं करा है और इस चुनाव की सारी प्रक्रिया ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और केवल पोलिंग बाकी है। जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना पड़ा कि वह लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की रूलिंग पार्टी है, इनकम्बेंट पार्टी है और उसको हल का चुनाव चिन्ह देना चाहिए क्योंकि यह चुनाव चिन्ह वहां के वोटरों को पता है और वह उससे रिलेट करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह भी कहना पड़ा कि माननीय हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद लद्दाख की लोकल इलेक्शन बॉडीज ने उसका कंप्लायंस नहीं करा है और यह कहना बिल्कुल गलत है कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी कोई पार्स नहीं है। फिर दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह मत था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास तो अधिकार है ही, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी अन्य राज्य या यूनियन टेरिटरी में एक रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी है तो उसको अपना चुनाव चिन्ह बाकी राज्यों या यूनियन टेरिटरीज में उपयोग करने की इजाजत भी दी जा सकती है अगर और कोई पार्टी उस राज्य में वह चुनाव चिन्ह पहले से उपयोग ना कर रही हो या इस तरीके की और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की लोकल बॉडीज को भी जम के फटकार लगाई और कहा कि उनकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष इलेक्शंस कराएं। अगर वह निष्पक्ष इलेक्शंस नहीं कराते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस पर बैठे रहते हैं, तो यह बहुत ही गलत होगा। आपका क्या सोचना है सौरभ इसके बारे में? जी, मेरा इसमें यह सोचना है कि इसके लीगल और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं। मैं पहले प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की बात कर देता हूँ। जैसे ही ये ऑर्डर आया उसके 2 दिन बाद 6 तारीख को ऑर्डर आया, 6 सितंबर 2023 को, 8 तारीख को ये इलेक्शन जो निरस्त किए गए नए इलेक्शंस का नोटिफिकेशन हो गया और वो अब 4 अक्टूबर को होगा। इससे होता क्या है कि प्रैक्टिकली अभी तक जो बाकी पार्टीज थी जो इनमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस इलेक्शन में, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग कर ली है और वो तैयार थे वोट करने के लिए, वोटर्स भी तैयार थे वोट करने के लिए। उनको उतनी जानकारी नहीं रहती है कि कोर्ट में ये मसला चल रहा है, परंतु अब वो वापस से वो पूरा प्रोसेस होगा और 4 अक्टूबर को ये फाइनल इलेक्शंस होंगे जिसमें कि संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पार्टिसिपेट करेगी अपने सिंबल के साथ, जो सिंबल इनको देना पड़ेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, इलेक्शन सिंबल। ये तो बात हो गई प्रैक्टिकली। दूसरी बात ये होती है लीगली इसका क्या इफेक्ट है। लीगली ये इफेक्ट है कि हम देख रहे हैं कि एक स्टेट सिंबल इनके पास होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। वो स्टेट से 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया और उस कारण से टेक्निकली कुछ डिफिकल्टी आई जिसको कि इतना बढ़ा चढ़ा दिया
लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने, और वो इलेक्शन सिंबल देने से मना कर दिया। इवन दो वहाँ पे जो सिटिंग काउंसलर्स हैं, मेरी जानकारी से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं, तो पिछली बार वो इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं, परंतु उनका शायद ये कहना था, सीधे से सबमिशंस नहीं आए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी, जो कि रहते तो ज़्यादा अच्छे से पता चलता, परंतु इसमें उनके सबमिशंस नहीं आए। तो मैं यही गेस कर सकता हूँ कि चूंकि जम्मू कश्मीर अब एक स्टेट नहीं रहा, एक यूनियन टेरिटरी रही है, इसलिए वो स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं रही, और इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उस सिंबल के साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमारे पास खुद ये पावर नहीं है कि हम किसी को स्टेट सिंबल दे पाएँ। इसके साथ वो आगे बढ़े थे, परंतु हमने जैसे देखा, आपने डिटेल में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे किस तरह से बोला कि कैसे ये गलत है, और आपका ड्यूटी है कि आप ये इलेक्शन तरीके से कराओ, और जो पार्टी जिनके पास सिंबल रिकॉग्नाइज्ड है उनको आपको देना चाहिए। और आपको 2 बार हाईकोर्ट कह चुकी है, आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटिशन पेंडिंग है हाईकोर्ट में, और आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हो ताकि ये समय बीत जाए और ये इलेक्शन प्रोसेस पूरा हो जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फ्रंट फुट पे आके खेला है इसमें, और उन्होंने कहा है कि अगर कुछ गलती होगी तो हम पूरे इलेक्शन को ही निरस्त कर देंगे, और वो इन्होंने करके दिखाया जो हमें आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जजमेंट एक तरह से एक माइलस्टोन भी है, और ये लैंडमार्क की तरह यूज़ हो सकता है। आगे देखते हैं क्या होता है जी। अब मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है इलेक्शन सिंबल्स का एक इलेक्शन में? जी बिल्कुल, एंड पूरा का पूरा मसला इलेक्शन सिंबल को लेके ही है, जैसा कि आपने कहा। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन सिंबल बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो उतने इन्फॉर्म्ड नहीं रहते हैं, उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं रहते हैं, उनको कई बार पार्टीज का नाम भी नहीं पता होता है, और वह केवल और केवल पार्टी के सिंबल से ही अपने आप को जोड़ते हैं। और इसको लेके कई बार सुप्रीम कोर्ट के मैंने जजमेंट्स भी पढ़े हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट का भी कहना पड़ता है कि इलेक्शन सिंबल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटेजी का, क्योंकि कोई भी सिंबल को लेके ही जो वोटर्स होते हैं वो यूनाइट होते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अगर कमल है उसका सिंबल, तो आप कमल के नाम पे वोट मांगते हो, अगर कांग्रेस है तो आप पंजे के नाम पे वोट मांगते हो। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर चुनाव चिन्ह हल है तो वह हल के नाम पर वोट मांगेंगे। सो पॉलिटिकल पार्टीज का पॉलिटिकल सिंबल्स का इमेंस सिग्निफिकेंस रहता है किसी भी पार्टी के लिए। आप एक तरीके से इसको लोगो समझ सकते हैं, जैसे कंपनीज होती हैं, ब्रांड्स होती हैं, पेप्सी है, कोका कोला है, इन सब के लोगो देख के हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ ये पेप्सी का प्रोडक्ट है, ये कोका कोला का प्रोडक्ट है। सेम गोज विद दी पॉलिटिकल पार्टीज। सो ये तो बात हो गई पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल के इंपॉर्टेंस की, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को उसके पसंद का सिंबल नहीं मिलता है एक इलीगल तरीके से या गलत तरीके से, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी? जी, इसका बहुत डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है पार्टी वर्कर्स पे भी, और अगर बाकी पार्टीज को वो सिंबल उनका मिला हुआ है तो वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी जिनको नहीं मिला हुआ है उनको फिर इंडिपेंडेंट की तरह लड़ना पड़ेगा। जैसे कि अगर इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर फेवर में नहीं आती रिस्पोंडेंट्स के, तो उनको बिना इलेक्शन सिंबल के लड़ना पड़ता, और उनका जो भी कैंडिडेट होता वो एज इंडिपेंडेंट लड़ता या बिना सिंबल के लड़ता, अफिलिएटेड ज़रूर रहता परंतु वो इंडिपेंडेंट की तरह लड़ता। इसमें इससे भी फर्क पड़ जाता है, कई बार एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कॉमन स्टेट पार्टी अगर रहती है तो स्टेट पार्टी अलग तरीके से उसके एक्सपेंडिचर देखती है, नेशनल पार्टी रहती है तो उसके अलग तरीके से खर्चे देखती है। जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग इलेक्शंस में उसके अलग अलग मायने होते हैं। कई बार हमने सुना होगा स्टार कैंपेनर्स होते हैं, तो स्टार कैंपेनर्स का मतलब ये नहीं होता बहुत फेमस हैं, वो पार्टीज देती हैं कि ये हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं, और उनके जो खर्चे होते हैं उसमें कुछ रियायत मिलती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तभी स्टार कैंपेनर्स उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे उतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं और उनके खर्चे थोड़े कम माने जाते हैं। और खर्चा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये खर्चा अगर एक्सीड हो जाता है या आप खर्चे का सही हिसाब नहीं देते तो आपका इलेक्शन निरस्त भी किया जाता है, इलेक्शन पिटीशन लाके या इलेक्शन कमीशन खुद ही कर देती है। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सिंबल मिलना।
और सिंबल मिलने से वोटर को क्या फ़र्क पड़ता है कि एक वोटर अपने सिंबल के लिए वोट करता है, और अगर नहीं मिला है तो वो एक एज इंडिपेंडेंट वोट करेगा। कई अनपढ़ लोग भी हमारे समाज में हैं जो वोटर हैं, और वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने पढ़े लिखे लोग। और वो अगर एक सिंबल को वोट करते जा रहे हैं, इस बार जाएंगे, उनको वो सिंबल नहीं मिलेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सीधे से वोट नहीं कर पाएंगे। उनको फिर बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। कई बार लोग बिना सिंबल के अपने कैंडिडेट्स को नहीं पहचान पाते हैं कई जगह पे जी। तो एक तो ये इफेक्ट मेरे हिसाब से हुआ। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये लोकल इलेक्टोरल बॉडीज़ जो होती हैं उनका इलेक्शंस में क्या कंडक्ट रहता है, और स्पेशली इस केस में। जी, जो लोकल इलेक्टोरल बॉडीज होती हैं वही ग्राउंड लेवल पे सारे का सारा इलेक्शन कंडक्ट कराती हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नोटिफिकेशन निकाल देगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अपने हिसाब से ऊपर के लेवल के आदेश दे देंगे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का काम रहता है वो इनका रहता है। और इस केस में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल इलेक्टोरल बॉडीज अपने इस काम में चूकी हैं। उनका जो कंडक्ट है वो संदेहास्पद रहा है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े शब्दों में उनकी एक तरीके से कहा जाए आलोचना करी है, या उनको हिदायत दी है कि इस तरीके का कंडक्ट वह बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इससे पूरी की पूरी जो इलेक्शन की प्रक्रिया रहती है वो अफेक्टेड हो जाती है। कोई कैंडिडेट बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा है, लेकिन इस तरीके की अगर कोई भी गड़बड़ी होती है इलेक्टोरल प्रोसेस में तो उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। वोटर भी भुगतता है, कैंडिडेट्स भी भुगतते हैं, और एक्सचेकर भी भुगतता है, क्योंकि चुनाव कंडक्ट कराने में पैसा भी बहुत खर्च होता है। तो सौरभ, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोई भी जो इलेक्शन होते हैं इसमें इलेक्टोरल बॉडीज की क्या अहमियत रहती है। यहां तो मैंने बात कर ली इस चुनाव की, लेकिन इन जनरल और क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है इलेक्टोरल बॉडीज का? जी, इलेक्टोरल बॉडीज़ का इंपॉर्टेंस ये होता है, उनका रोल होता है कि वो इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट कराए शुरू से लेकर अंत तक। एक बार जब नोटिफिकेशन आता है इलेक्शन कमीशन का, तब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। उसके बाद उन्हें देखना पड़ता है कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें, और नहीं पालन करते तो उस पर इलेक्शन कमीशन एक्शन लेती है। कई बार उनको फटकार लगाती है, कई बार एफआईआर का भी बोलती है, और वो हो सकता है कि उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने पे भी रिस्ट्रिक्ट कर दे। तो ये रहता है, ये तो एक रहता है कैंडिडेट की तरफ से। लेकिन कैंडिडेट के भी कुछ हक होते हैं, जैसे कि सिंबल मिलना, कि पार्टीज़ अगर होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपको सिंबल देना है, देखना है कि उसमें कुछ दिक्कत ना हो। आज अभी भी हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। महाराष्ट्र में 2, बिहार में 1, ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पे एक पार्टी के लिए कि 2 लोग लड़ रहे हैं कि हमें ये सिंबल मिलना चाहिए, वो सिंबल मिलना चाहिए। तो सिंबल का कितना इंपॉर्टेंस है आप इससे देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक नया सिंबल ले ले और काम हो जाएगा। दूसरा, आपकी एफिडेविट्स लेती है जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, उसके बाद कि आपके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स कैसे हैं, आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं। उससे जागरूकता बढ़े हमारे वोटर्स की, और वो उस पर वोट कर पाएँ। दूसरा, वोटर्स को वोट करने के लिए आपको जितना उनका मार्ग सुगम करना पड़ता है, उनको बहुत दूर से आने की ज़रूरत ना पड़े, उनके जितने पास आप पोलिंग बूथ ले जा पाएँ उतना अच्छा है। लॉजिस्टिकल बहुत दिक्कतें होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी जगह सेंसिटिव मामला होता है ये। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की किस फोर्स की कितनी टुकड़ी और कंपनियां किधर जाएंगी, ये सब पे ध्यान देना पड़ता है, और कितने चरणों में कराना है इस पे भी ध्यान दिया जाता है। पहले हम देखते थे कि एग्जिट पोल्स होते थे, अब एग्जिट पोल्स को भी मना कर दिया गया है जब तक कि इलेक्शन का आखिरी इलेक्शन नहीं होता है। तो इससे हम देखते हैं मीडिया पे भी एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। और इसके बाद मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्टोरल बॉडीज़ की समझिए कि इंडिया में हमारा काफ़ी हद तक निष्पक्ष रहता है इलेक्टोरल बॉडी, तभी हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो उसके रिजल्ट्स सब लोग मान लेते हैं। इसका हम एग्जांपल देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, जो अपने आप को सबसे बड़ी सबसे एडवांस डेमोक्रेसी मानता है, बोलते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी हमारी ही रही है, तो उनके इलेक्शन पिछले वाले देखिए। उसके पहले भी इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे 2016 इलेक्शंस में, बट 2020 में आप देखिए उसमें तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। उसमें इलेक्शन मानने को ये तैयार नहीं हुए, उसमें पोस्टल बैलेट्स थे और कई तरह की चीज़ें थी। कुछ जायज़ एलिगेशंस भी हो सकते हैं, कुछ नाजायज़ भी हो सकते हैं। तो कई अलग अलग उनको स्टेट्स में चैलेंज करना पड़ा
और उसमें भी कुछ निकल के नहीं आया। और एक जो लीडिंग कैंडिडेट थे ऑपोजिट पार्टी के जो हारे इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने वो आज तक कहते हैं कि ये इलेक्शन मुझसे चुराया गया है और ये इलेक्शन सही नहीं था, इसमें बहुत धांधली हुई है। और ये बोलने के कारण उन पे आज तक केसेस डाले जा रहे हैं, कई केसेस उन पे अलग अलग कोर्ट्स में डाले गए हैं और अभी अगला इलेक्शन साइकिल आ गया है, फिर भी उनको अब देखना है, उनको कोर्ट में इतनी प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ रही हैं कि वो अपना अगला कैंपेन नहीं कर पा रहे, जबकि वो लीडिंग कैंडिडेट हैं बहुत लंबे मार्जिन से। तो अभी अगले इलेक्शन में क्या होगा ये भी कुछ फिक्स नहीं है। इसी तरह से आप उसके नीचे वाले कॉन्टिनेंट में आ जाइए, साउथ अमेरिका में, तो आप ब्राजील में अगर देखेंगे तो लूला डे सिल्वा जीते हैं 2022 का इलेक्शन आई थिंक जी, और जैर बोल्सोनारो हारे हैं, परंतु वो भी नहीं मानने को तैयार थे इस इलेक्शन को। और उन्होंने थोड़ी सटल तरीके से, ट्रंप की तरह नहीं लेकिन थोड़ी सटल तरीके से उन्होंने भी इसको गलत कहा था इस इलेक्शन को, और उनके लोगों ने इसको मानने को तैयार नहीं हो रहे थे, उनके समर्थक। और वहाँ भी बहुत पोलराइज माहौल है, बहुत ज़्यादा ब्राज़ील में, तो वहाँ भी माहौल बहुत ख़राब हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सत्यापित करने को कोई नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन उनकी उस तरह से नहीं है, उनके पास इलेक्शन कमीशन नहीं है जैसे हमारे पास एग्जिस्ट करती है। उनके में ये बहुत वेग चीज़ें रही हैं, ये चलता चला आया इसलिए चल रहा है, अब लोग उसको चैलेंज कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितनी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैं तो इस पर बहुत ज़्यादा बोल गया। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो आमतौर पर इतना इंटरफेयर नहीं करती है इलेक्टोरल प्रोसेस में, बट इस वाले में इन्होंने पूरे इलेक्शन को ही निरस्त कर दिया। वो देखिए इलेक्शन की डेट कितनी करीब थी, एक हफ्ते भी नहीं बचे थे, 4-5 दिन पहले उन्होंने पूरे इलेक्शन को निरस्त कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ है? सुप्रीम कोर्ट इतनी ज़्यादा अग्रेसिव क्यों रही है इस मैटर में? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एंड आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि जनरली एज यू सेड कोर्ट्स कभी इंटरफियर नहीं करती हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी इलेक्शन को कंप्लीटली सेट असाइड कर दिया जाए। और इसमें तो ना केवल किसी एक कैंडिडेट के इलेक्शन को सेट असाइड करा, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन ही सेट असाइड कर दी है। ऐसा कोर्ट तभी करती है जब उसको कोई ग्लेयरिंग इरेगुलरिटी दिखाई देती है, जब उसको कुछ बहुत ही गलत दिखाई देता है, कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो। कई बार छोटी मोटी गलतियां होती हैं, कोर्ट डायरेक्शन दे देती हैं कि ठीक है आपसे ये गलती हुई है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, लेकिन हम पूरे इलेक्शन को कैंसिल नहीं करेंगे। इस केस में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं डिसाइड करा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस का। एंड सबसे जो बड़ी बात हुई है हाई कोर्ट के ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस। आप ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मान रहे हो, कम से कम आप न्यायालय की तो बात मानो। जब एक हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है उसका आप नॉन कंप्लायंस करोगे तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सुप्रीम कोर्ट आपको खुले हाथों से रिलीफ देगा या हाथ पे हाथ वो धर के बैठा रहेगा? वह कुछ भी नहीं करेगा। So I think this is the biggest reason that Supreme Court had to interfere. Supreme Court भी I am sure बहुत खुशी नहीं इंटरफियर करा होगा, उसने बहुत सोचा होगा कि हम और क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जब उसको लगा होगा कि और कोई हमारे पास चारा नहीं है इसको सेट असाइड करने के अलावा, तभी उसने इस प्रकार का स्ट्रॉन्ग आदेश पारित करा होगा। ये बात से मुझे एक और चीज ध्यान में आती है कि प्यूरिटी ऑफ इलेक्शंस, ये वर्ड काफी यूज हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर में। प्यूरिटी ऑफ इलेक्शंस इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा क्या जरूरी रहता है प्यूरिटी रखने के लिए? सौरभ, इस पे आप कुछ प्रकाश डालें। जी, प्योरिटी ऑफ इलेक्शन से आप सिंपल शब्दों में समझे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लोगों को साफ साफ दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए कि सबको दिखे कि हाँ हमने इसको वोट किया और यही जीता है। ऐसा नहीं हो कि हमारे वोट्स का पता नहीं चले। अब वेरीफाइड पेपर रिसीट भी मिलते हैं कई लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि वो सबको मिलना चाहिए, हर वोटर को, हो सकता है आगे हो जाए, पर अभी कुछ लोगों को तो मिलता है। ये एक टेस्टिंग के तौर पे कुछ सालों पहले ये लॉन्च हुआ था। जी, वीवीपैट, हाँ बहुत सही। और तो ये जो प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस हैं उसका मतलब ऐसे समझिए आप, हम 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, लेकिन 140 करोड़ तो वोट नहीं करते हैं। पहली बात तो हमारी वोटिंग पॉपुलेशन कम होगी, मान लीजिए 100 करोड़ है, कुछ 18 साल से पहले होंगे 100 करोड़ या 110 करोड़ जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। उसके बाद हमारा उसमें से कितने लोग वोट करने आते हैं? 60% आते हैं तो उसको अच्छा इलेक्शन माना जाता है। परंतु हमें क्या होना चाहिए? हमें 100% वोट करनी चाहिए। जितना आप इलेक्शंस को प्योर रखिएगा उतने ज़्यादा लोग इसमें वोट करने आएंगे और उतना ज़्यादा आपका डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होगा।
और इसी वोटिंग, ये इलेक्शन होते हैं और वोटिंग होती है, ये जब तरीके से होती हैं तो इसके कारण हमारा डेमोक्रेसी जो है बहुत मजबूत होता है और वही हमारे डेमोक्रेसी की पहचान है। नहीं तो और तो कोई तरीके से हम डेमोक्रेसी एक्सरसाइज नहीं करते। बाकी तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है, वो एक बार नेता लोग इलेक्ट हो गए उसके बाद तो वो अपने हिसाब से अपने हिसाब से वो कानून पारित करते हैं और बाकी चीज़ें कंडक्ट करते हैं। उसके बाद हमें मौका कब मिलता है? 5 साल बाद, अगर सरकार पूरी चलती है तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम वोट कर रहे हैं उस समय हर वोटर को एहसास हो, उसको वो एम्पावर्ड फील करे कि हाँ इसने काम किया है तो हम इसे वापस भेजेंगे, इसने काम नहीं किया है तो हम इससे बेटर कैंडिडेट को भेजेंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई पसंद नहीं आता तो वो सिर्फ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए नोटा पे चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दूसरे तरह की जैसे क्रिमिनल एलिमेंट्स आ जाएं या इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस आ जाए लोग। और मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट, प्योरिटी ऑफ इलेक्शंस ना केवल वोटरों के लिए रहती है बल्कि ये कैंडिडेट्स के लिए भी है। अगर उनके रिप्रेजेंटेशंस नहीं हो रहे हैं डिसाइड, तो हो सकता है इससे भी प्योरिटी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हो। जी, इस पे क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन पे और जो अथॉरिटीज़ होती जो इलेक्शन कराती है, लोकल बॉडी इलेक्शंस जो कराती हैं, उन पे प्रश्न उठने लगते हैं कि ये तो सही बॉडी नहीं, ये कंट्रोल में, वैसे भी देखी तो वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहती है काफ़ी हद तक इलेक्टोरल बॉडीज़। और ऐसे तो कहते हैं इंडिपेंडेंट है और उनको निष्पक्ष पावर तो काफ़ी मिली हुई होती है, परंतु अगर वो बायस बिहेव करने लग जाए तो वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत सैड डे होगा और वैसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट समय समय पर आके इस चीज़ को सही करते रहती है। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा भी अगर सुप्रीम कोर्ट रास्ता दिखा देती है तो वो काफ़ी होता है एक इलेक्टोरल बॉडी के लिए। और मैं इसी पे आपसे जानना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए, ये तो हम कह रहे हैं कि अच्छे से होना चाहिए इलेक्शन, अगर वो अच्छे से नहीं होता है तो इसका इफेक्ट क्या होता है वोटर्स के माइंड में? जी, मुझे लगता है वोटर्स के दिमाग में, जैसा आपने पहले शब्द यूज करा था, बड़ा ही डीमोरलाइजिंग इफेक्ट रहता है। हम एक लोकतंत्र में जी रहे हैं और हमारे वोटर इस बात को बड़े ही स्ट्रांगली मानते हैं। वो ये नहीं मानते हैं कि हम किसी भी प्रकार की तानाशाही में हैं। जैसा कि आपने बोला, इलेक्शन कमीशन हमारा बहुत अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट कराता है एंड सारी पार्टीज हमारे इलेक्शंस की रिजल्ट्स को वैलिडेट करती हैं और मानती हैं। अगर आप इलेक्शंस ढंग से नहीं कंडक्ट कराएंगे तो वोटर को लगने लगेगा कि उसका वोट वेस्ट हो रहा है, वो दे किसी और पार्टी को रहा है, जीत कोई और पार्टी रही है। उसके दिमाग में एक संशय उत्पन्न हो जाएगा, उसको लगने लगेगा कि मेरे वोट का तो अब कोई महत्व ही नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन तो अपने ही हिसाब से, अपने ही अलग ही नियम कानूनों के हिसाब से चल रही है। सो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे लोकल इलेक्टोरल बॉडीज खासकर, क्योंकि हमारी ऊपर की बॉडीज तो बाय एंड लार्ज बहुत फेयरली काम करती हैं। जो लोकल इलेक्टोरल बॉडीज हैं वो अच्छे से काम करेंगी तो वोटर्स और बड़ी संख्या में आके वोट करेंगे। और जैसा अभी कुछ दिनों पहले नोटा इंट्रोड्यूस हुआ था, नन ऑफ दी अबव, तो एक लोगों के मन में यह भी रहता है कि नोटा को क्यों इतना वोट दिया जा रहा है। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि नोटा को वोट देने का मतलब है कि आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप ढंग से इलेक्शन नहीं कंडक्ट करोगे तो हो सकता है नोटा की तरफ और लोगों का रुझान बढ़े, या लोग नोटा को भी वोट ना करें, लोग वोट ही ना देने जाएं। लोग सोचे कि अरे क्या मतलब है वोट देने का, इलेक्शन कमीशन तो मनमाने तरीके से चलता है। सो डेफिनेटली इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है वोटर के माइंड पर। और इससे मुझे ध्यान आता है कि इस केस में 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है। आप सोचिए, 1 लाख रुपए की कॉस्ट कम सुनने मिलती है। सुप्रीम कोर्ट जब बहुत ज्यादा आक्रोशित होता है या रोष में रहता है तभी वह इतनी कॉस्ट लगाता है। तो आपको क्यों लगता है इतनी कॉस्ट क्यों इम्पोज करी गई है इसमें एपेलेंट्स के ऊपर? जी, इसके बारे में पहले कह चुका हूँ। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर लोग नोटा को वोट करने जाते हैं तो वो ज़्यादा रोष दिखाता है हमारे कैंडिडेट्स की तरफ, क्योंकि वो नोटा वोट करेंगे उसको भी तो सत्यापित इलेक्शन कमीशन जैसा भी काम कर रहा है वही करेगा, लेकिन हाँ उसका गुस्सा भी कई बार निकल जाता है नोटा पे। जी जी। अब मैं आपके सवाल पे आऊँगा कि 1 लाख की कॉस्ट लगाई गई है। 1 लाख की कॉस्ट आमतौर पे कोर्ट नहीं लगाती है, और वो भी बॉडीज़ पे जो इलेक्शन में जो कि खुद अपील करके आए हैं, परंतु उनको लगा कि ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है, क्योंकि
पहली बात तो आपने डिसाइड नहीं किया उस मैटर को, बार बार कभी उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जानी पड़ी, कभी हाई कोर्ट के पास जाना टेबल पड़ा। टेनिस के गेम की तरह इधर उधर आप भेजते रहे, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जी। वही घूमता रह गया लिटिगेंट। और चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें लगता है कि चलता है, ये पावरफुल लोग हैं, परंतु फिर भी एक लिटिगेंट को एक लिटिगेंट की तरह देखना चाहिए कि उनको 10 जगह नहीं घुमाना चाहिए। आप डिसाइड कर दो, उसके बाद उनको अपील पे जाना है, वो SLP में जाएं या जैसे भी जाएं हाई कोर्ट के पास, वो अपना ऑर्डर लेके आएंगे। आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, एक बार तो कम एटलीस्ट एक बार इन्होंने इसमें हाँ बोल के भी कुछ नहीं किया। तो ये अक्सर होता है कि आप एक आश्वासन दे देते हैं लेकिन उसके बाद आगे आगे सरप्राइज फील करता है जो भी कैंडिडेट होता है। तो उसके बाद भी ये जब जाते हैं हाई कोर्ट में तो सिंगल जज बेंच भी इनके फेवर में देता है, तब भी आप एक्ट नहीं करते हो। उसके बाद ये डिवीजन बेंच पे जाते हैं, उस पर भी आप एक्ट नहीं करते हो। आप पे कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है, उसके बाद आप क्या करते हो, आप सुप्रीम कोर्ट आ जाते हो। तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ये नहीं है तो क्या है कि आप सोचते हो कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे फेवर में डिसीजन हो गया तो अच्छी बात है, कंटेम्प्ट भी चला जाएगा। दूसरा हाँ, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे फिर जी। और अगर वो नहीं भी हुआ तो भी सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करे, सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जल्दी डिसाइड किया है, हार्डली उन्होंने 20 दिन लिया है ये जजमेंट डिसाइड करने में, जो कि काफ़ी फास्ट है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात को पकड़ लिया था। तो इसलिए अगर ये डिसाइड नहीं करते हैं तो इलेक्शन हो जाता, और इलेक्शन हो जाने के बाद उलटना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी ट्रबलसम हो जाता है लोगों के लिए भी। अभी तो कोर्ट कह रही है कि हम वो प्रोसेस को पलट देंगे, परंतु एक अगर आप पूरी इलेक्शन प्रोसेस हो जाती है उसको पलट देते हो तो वो काफ़ी डिफिकल्ट बात हो जाती है, क्योंकि कई कैंडिडेट्स इलेक्ट हो चुके हैं, कई उसमें होंगे जो ये ले चुके होंगे, शपथ ले लेंगे, तो वो उस चीज़ पे प्ले कर रहे थे, ऐसा कोर्ट को लगा, इसलिए उन्होंने सीधे कॉस्ट लगाया और सारों पे कॉस्ट लगाया है। उन्होंने एक रिस्पॉन्डेंट पे नहीं लगाया, चारों रिस्पॉन्डेंट पे कॉस्ट लगाया है। जी हाँ सॉरी, एपेलेंट पे, चारों एपेलेंट पे कॉस्ट लगाया है और उनको देना पड़ेगा। और उसके बाद उनको कंटेम्प्ट पिटीशन भी फेस करनी है हाई कोर्ट में। उसके अलावा बाकी पिटीशंस इन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कंटेम्प्ट पिटीशन, और उन्होंने लिखा है कि कंटेम्प्ट पिटीशन इस जजमेंट को ख्याल रखते हुए डिसाइड किया जाए। तो वो काफ़ी हैविली हो सकता है हाई कोर्ट भी इन पर एक्ट करे। तो यहाँ हो गई इनकी बात। अगर ये इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखते, एक ऑल्टरनेट एटीट्यूड रखते, ये सीधे डिसाइड कर देते, या वो ऑर्डर को अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पावर किसी और के पास होनी चाहिए, आपके पास नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन के पास है, तो आप उसको एक इशू की तरह, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की तरह उसको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। परंतु आपको तब तक के लिए इनको ग्रांट कर देना चाहिए था। आप देख रहे हैं ज़मीन पे कि इन्हीं का पहले से काउंसलर था, पहले आप इस सिंबल को मानते थे और हाई कोर्ट 2 बार बोल चुकी है, तो आप कर देते, कंटेम्प्ट से भी बचते। सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी सीरियसली इस बात को सुनता, आपके सबमिशंस को सीरियसली लेता, और हो सकता है कुछ और हमें फैसला मिलता, क्योंकि अभी भी हमें पता नहीं कि अब बाकी पार्टीज अगर आती हैं तो उनको ये डायरेक्ट दे देंगे या उनको इलेक्शन कमीशन देगी। ये बात पे थोड़ा सा वेग अभी शायद रह गया है। अब इसमें बात खत्म करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये तो हो गई ये जजमेंट, अब इसमें आगे क्या होगा, इस जजमेंट से आगे का क्या रास्ता है? जी, मुझे लगता है जैसा आपने शुरू में कहा, यह एक लैंडमार्क जजमेंट है और आगे के जो भी लोकल इलेक्शंस होंगे या इवन और कोई भी इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस को भी इस जजमेंट में जितनी भी बातें कही गई हैं वो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इस जजमेंट ने जो हमारा इलेक्टोरल लॉ है बेसिकली उसको एक बार रीविजिट करा है। इसमें पुराने बहुत सारे जजमेंट साइट करे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और बताया है कि ये हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम पुरानी बात ही कह रहे हैं आपको। जो नियम कानून है यह पहले से बने हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नया कह रहे हैं। आपको प्यूरिटी बना के रखनी है और आप नहीं रखोगे तो फिर हमें इस तरीके से सेट असाइड करना पड़ेगा, इस तरीके का अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसमें मुझे लगता है कि आगे जो भी लोकल इलेक्टोरल बॉडीज हैं उनको बड़ा ही केयरफुल रहना चाहिए। अगर वह ढंग से काम नहीं करेंगी तो वह इस मुगालते में ना रहें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो जनरली इंटरफियर करती नहीं है, सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करती हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हम मनमाने ढंग से करते रहेंगे और हमारी जो भी त्रुटियां हो रही हैं इलेक्शन कराने में वो नज़रअंदाज हो जाएंगी, उनको कोई नहीं देखेगा। सो लोकल इलेक्टोरल बॉडीज शुड बी केयरफुल एंड हमारे वोटर्स के लिए भी यह एक अच्छी चीज है। उनको भी पता चलेगा कि अगर कोई भी इलेक्शन ढंग से नहीं कंडक्ट हो रहा है तो ऊपर कोर्ट्स बैठी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई नहीं है और जो इलेक्टोरल बॉडीज हैं वह मनमाने ढंग से कर सकती हैं। ना केवल हमारे वोटर्स बल्कि कैंडिडेट्स, सबके लिए बड़ा ही एक
अच्छा जजमेंट मैं इसको कहूँगा सौरभ ये है। सो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। आपको अगर कुछ ऐड करना हो तो प्लीज़ आप ऐड करें। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का प्रोग्राम, हमारी चर्चा को देखने के लिए, सुनने के लिए। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।